नमस्कार दोस्तों, अमरीश क्लासेस फॉर ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हर्ष शुक्ला। जैसा कि पता है आपको कि बाल विकास की रोज महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं। तो बाल विकास के बहुत महत्वपूर्ण 10 प्रश्न जो जिनके साथ मैं रोज आपके सामने आता हूं, आप ऐसे प्रश्नों को लगातार करते रहिए। और जब भी प्रश्न कराते हैं तो प्रश्न के साथ बहुत सारी थ्योरी कवर होती है, तो ध्यान देना है, अच्छे से रोज प्रश्न को देखना है। ठीक है, इस क्लास को अच्छे से शेयर करना है और लगातार इस क्लास से बने रहना है। तो एक छोटी सी मोटिवेशनल कोट के साथ इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा कोट है कि निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही अक्सर निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। तो नेवर क्विट, डोंट क्विट। कभी भी अपने लक्ष्य को मत छोड़िए। आज जो आपकी आलोचना कर रहे हैं, कल भविष्य में यही आपके तारीफों के कसीदे पढ़ते नहीं थकेंगे। तो आपको बस तन मन धन से पढ़ाई करते रहना है। आपका दिसंबर में सीटेट का एग्जाम होगा, दिसंबर लास्ट में आशा की जा रही है कि आपका एग्जाम होगा। तो बस आपको अच्छे से पढ़ाई करते रहना है। टारगेट सेट कीजिए, उतने टाइम में उतने टारगेट को पूरा कीजिए, प्रश्नों को हल कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए और इंप्रूव करिए। ठीक है, तो पहले प्रश्न पे बढ़ते हैं आज के। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है, क्या कहलाती है? मानव जीवन की मनोभौतिक एकता। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है? आपके ऑप्शन है मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो मानव जीवन की मनोभौतिक एकता, देखिए, शरीर तथा हड्डियों का विकास। शरीर में ही तो हड्डियां आती हैं, शरीर में ही तो हड्डियां आती हैं भाई, शरीर में ही तो हमारी बोन्स आती हैं। तो ये बात कहना कि शरीर तथा हड्डियों का विकास, तो ये तो गलत हो गया। शरीर तथा हृदय का विकास, भाई शरीर में हृदय भी है, ठीक है, हृदय भी है, हार्ट भी है, तो ये भी गलत हो गया। आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास, मसल्स भी तो अब आत्मा और मांसपेशी, तो ये भी एक बेहतर विकल्प नहीं है आपका। आपका पहला ऑप्शन क्या है? मन तथा शरीर का विकास। मन तथा शरीर का विकास आपकी मनोभौतिक एकता को दर्शाती है, इसे मनोभौतिक एकता कहते हैं। ठीक है, अगर हम अगले प्रश्न पर आगे बढ़ें तो देखेंगे कि गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। किस चीज का निर्माण गर्भ में सर्वप्रथम होता है? आपके ऑप्शन है पैर, सिर, धड़ या सभी का। तो बताइए किसका निर्माण एक साथ सभी का निर्माण होता है? सर का होता है, धड़ का होता है, पैर का होता है? देखिए, सबसे पहले गर्भ में अगर किसी का निर्माण होता है तो वो आपके सर का निर्माण होता है। आपको ध्यान रखना है, गर्भ में सबसे पहले किसका निर्माण होता है? सर का निर्माण होता है। उसके बाद धीरे धीरे बाकी अंग बनना चालू होते हैं। तो सबसे पहले आपके गर्भ में सिर का निर्माण होगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? सीटेट में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कई बार ये प्रश्न आ चुका है आपके सीटेट परीक्षा में, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया है। 300 ग्राम होता है जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार, या 350 ग्राम, 400 ग्राम या 450 ग्राम, क्या होता है बताइए? देखिए, जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। जब बच्चे का जन्म होता है तब उसके मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। इसके बाद जब बच्चा एडल्ट में आता है, मतलब बच्चा जब एडल्ट बन जाता है, तब उसके मस्तिष्क का भार लगभग 1200 से 1250 ग्राम होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये मस्तिष्क का भार समय के साथ बढ़ता है। और किस उम्र में सबसे ज्यादा मस्तिष्क का भार बढ़ता है? तो वो आपकी जो शैशवावस्था से बाल्यावस्था के बीच का समय है, उस समय मस्तिष्क का भार सबसे तेजी से बढ़ता है। बोलते ना कि सबसे तेजी से मस्तिष्क का विकास हो रहा है, तो वहीं पर आपके मस्तिष्क का भार भी तेजी से बढ़ रहा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो कल्पना जगत में विचरण। अब कल्पना जगत क्या है? कल्पना जगत के लिए अगर हम, कल्पना जगत का मतलब होता है डे ड्रीमिंग। ठीक है, दिन में सपने देखना। ठीक है, डे ड्रीमिंग, दिन में जो दिवा स्वप्न की अवस्था है, यही आपका कल्पना स्वप्न में विचरण है। और दिवा स्वप्न की अवस्था हमें पता है कि हमारी किशोरावस्था होती है।
तो अब ये ऑप्शन है या ये ऑप्शन है? देखिए, शैशवावस्था में भी बच्चा तो क्या होता है, कल्पना में रहता है, कल्पना जगत में तो शैशवावस्था में रहता है। अगर लिखा है दिवा स्वप्न की अवस्था, तब आप शैशवावस्था के साथ जाएंगे। और अगर लिखा है कल्पना जगत में विचरण किस अवस्था में होता है, तो छोटा बच्चा भी तो अपनी एक खुद की काल्पनिक दुनिया में रहता है। मैंने बताया था, जब शैशवावस्था मैंने पढ़ाया था तो मैंने वहां पे बताया था कि जो छोटा शिशु है वो भी एक अपनी काल्पनिक दुनिया में रहता है। तो कल्पना जगत में विचरण शैशवावस्था व किशोरावस्था में होता है, तो इसको ध्यान रखना है। अगर आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? तो आपको याद होगा बचपन में आपके घर में भी कई लोगों ने जब भी कुछ मुंडन वगैरह हुआ होगा उस टाइम पे 3 पहियों की एक साइकिल दी होगी, ठीक है। तो वो 3 पहियों की एक साइकिल होती थी और 3 पहियों की साइकिल को सबने चलाया है। कुछ ऐसे साइकिल होती थी आपकी 3 पहियों की, तो उस साइकिल को सबने चलाया। वो किस अवस्था में चलाया था? आपको कुछ टाइम पीरियड याद है? 2 साल, 4 साल, 5 साल? अगर आपको ये याद है तो आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अगर आपको याद होगा तो वो आपने जब आप 2 साल से लेके 3 से 4 साल के बीच में थे तो उस टाइम पे आपने 3 पहियों की साइकिल चलाई थी, तो शैशवावस्था थी आपकी। अब देखिए, शैशवावस्था की अवधि हम क्या मानते हैं? 0 से 5 वर्ष, कहीं कहीं पर 0 से 2 वर्ष देखने को मिलता है, वैसे 0 से 5 वर्ष। 6 से 12 वर्ष हमारी बाल्यावस्था होती है, ठीक है। उसके बाद हमारी किशोरावस्था होती है 12 से 18 वर्ष, और 18 प्लस हमारी होती है प्रौढ़ावस्था। तो हमारी शैशवावस्था जो होती है वो हमारी ये छोटे छोटे वाक्यों को बोलना, 3 पहियों की साइकिल चलाना, ये हमारी शैशवावस्था के लक्षण हैं, शैशवावस्था के कार्य हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पर अगर आगे बढ़ते हैं तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक हमारा फुल कोर्स चल रहा है, ठीक है, जिसमें आप मात्र 21 रुपए में, आप मात्र 21 रुपए में अच्छे से बाल विकास पढ़ सकते हैं। वहां पे बाल विकास को अच्छे से डिस्कस किया गया है, तो आप 21 रुपए पे करके बाल विकास का बेहतरीन अनुभव कर सकते हैं। और आपको वहां पे सिर्फ बाल विकास पढ़ाई नहीं जाएगी, एक्सपीरियंस कराई जाएगी। ऐसे ऐसे उदाहरणों के साथ आपको एक्सपीरियंस कराई जाएगी कि आपके लिए जो ये बाल विकास एक हवा सब्जेक्ट बना हुआ है, वो हवा जो है वो खत्म हो जाएगा वहां पे। तो बस आपको क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है कोर्स को। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से जाके कोर्स को देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षण प्रारंभ करता है? तो कौन सी घटना है? प्रकाश की ओर, मां की ओर, ध्वनि की ओर, या भोजन की ओर? अब देखिए, ये प्रश्न बहुत फंसाने वाला है। इसमें बहुत बच्चे बोलेंगे कि इसका आंसर मां होगा, बहुत बोलेंगे कि नहीं इसमें भोजन होगा, बहुत लोगों को लगेगा नहीं ध्वनि, आवाज सुनता है उस तरफ भागता है बच्चा। लेकिन बच्चा सबसे पहले अगर किसी की तरफ आकर्षित होता है तो वो है आपका प्रकाश। बच्चा प्रकाश की ओर बहुत आकर्षित होता है। जब पहली बार उसके आंखों में लाइट आती है तो उसे लगता है कि मतलब एक अलग अलग अनुभव होता है उसके लिए, ठीक है। तो माँ से अनुभव, वो माँ से जुड़ाव, वो एक अलग चीज है। पर आकर्षण किसकी ओर सबसे पहले होता है? तो वो प्रकाश है, ठीक है। भोजन भी नहीं है, क्योंकि पहले तो बच्चे को ये अनुभव ही नहीं होता। अगर आपको पता हो तो बच्चे को भोजन के लिए मतलब माता पिता एक तरह से भोजन उसे कराते हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो भोजन की तरफ आकर्षित होता है, पहले तो उसे पता भी नहीं होता कि ये हमारे खाने वाली चीज है। वो तो हर चीज को मुंह में डालने की टेंडेंसी रखता है। तो भोजन की ओर तो नहीं होता, ध्वनि की ओर नहीं होता है, माँ की तरफ भी नहीं होता। किसकी तरफ होता है सबसे पहले आकर्षित? प्रकाश की तरफ, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। तो बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, दमन करना चाहिए, शांत करना चाहिए, उत्तेजित करना चाहिए, या सक्रिय करना चाहिए? तो बालक की जिज्ञासा, अब बच्चा प्रारंभिक विद्यालय में जाता है, ठीक है, प्राइमरी स्कूल में जाता है, तो किस लिए जाता है? वो प्राइमरी स्कूल में वो अपनी जिज्ञासा को शांत करने जाता है, ठीक है। तो हमने क्या बोला? जिज्ञासा को क्या करने जाता है? शांत करने जाता है। तो वाक्य से पता चल गया आपको कि जिज्ञासा को शांत करने जाता है। देखिए, दमन इसलिए नहीं होगा क्योंकि दमन मतलब किसी चीज को दबा देना। आपके मन में किसी कार्य की इच्छा आई तो आपने उस काम को करने की बजाय उसको दबा दिया। आपकी कार खरीदने की इच्छा थी, आपने बोला नहीं कार नहीं खरीदनी, और आपने कार नहीं खरीदी। तो ये एक तरह से आपने क्या किया? अपनी इच्छा को दबा दिया। आपके मन में था, आपने अपनी इच्छा को दबा दिया। आपके मन में कोई प्रश्न आया, आप वो प्रश्न संकोचवश क्लास में नहीं पूछ सके, तो क्या हुआ? उस प्रश्न को आप, उस जिज्ञासा को आपने उसका दमन कर दिया, ठीक है।
शांत करना। देखिए, जब तक आपकी जिज्ञासा शांत नहीं होगी तब तक आपके मन को संतोष नहीं मिलेगा। और हमारी शिक्षा का उद्देश्य ही क्या है? हमारी जिज्ञासा को शांत करना। मानसिक सुख तो यही है, जब आपके आपके प्रश्नों का जवाब आपके पास होता है तब जो मानसिक सुख होता है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। वो हर सुख से, ये शारीरिक सुखों से बहुत अलग है। ठीक है, तो उत्तेजित कर। अब बच्चा बच्चा जिज्ञासा में है, आप उसको थोड़ी और एनर्जी दिए दे रहे हैं, तो ये उत्तेजना का सही समय नहीं। सबसे पहले उसकी जिज्ञासा को शांत करिए। अब उत्तेजित मतलब बच्चा कुछ क्वेश्चन पूछने आया, अब आपने उसको या तो डांट दिया तो ये तो दमन हो गया, या तो आपने उसको बिल्कुल उस चीज का उत्तर ना देके उसको किसी और चीज में लगा दिया, उत्तेजित कर दिया उसको, तो ये भी एक तरीका नहीं है। या आपने उसको एग्रेसिव कर दिया किसी भी तरह से, तो वो बेहतर तरीका नहीं है। सक्रिय, देखिए एक्टिव क्या, अगर उसके पास जिज्ञासा है तो वो ऑलरेडी एक्टिव है, तो वहां पे एक्टिव की जरूरत नहीं है, उसे सक्रिय करने की जरूरत नहीं है। वहां पे जरूरत है उसे शांत करने की, उसके जिज्ञासा को शांत करने की। ठीक है, ऐसे नहीं कि मारपीट के शांत कर दिया, उसके उत्तर का, उसे प्रश्न का उत्तर देके। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है कि भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? तो भैया, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? देखिए, हमारे भारत में मनोविज्ञान, जो हमारे भारत में मनोविज्ञान पर जोर दिया गया वो लगभग 1929 के आसपास दिया गया। और इस दौरान, मतलब जब हमारे वहां मनोविज्ञान पर जोर दिया गया तो ऐसी आवश्यकता महसूस हुई कि बाल विकास पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। बाल विकास हमारे, अगर हम बच्चों के मानसिक स्थिति को समझें तो उनके लिए अच्छा काम कर सकते हैं, उनके लिए जो स्कीम बना सकते हैं, योजनाएं बना सकते हैं, पाठ्यक्रम बना सकते हैं, या और उनके लिए बेहतर कुछ ला सकते हैं। तो इसके लिए भारत में बाल विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। और ये कब हुई थी? ये हुई थी 1930 में। ठीक है, और देशों के मुकाबले हमारे वहां काफी बाद में हुई थी, पर क्या कर सकते हैं, गुलाम थे हम लोग, तो उस समय तो कोई विकल्प था नहीं। बट आज हमारे पास बेहतर विकल्प है। आप एक अच्छे शिक्षक बनिए और बेहतरीन बेहतरीन शिक्षक बनने के बाद बेहतरीन बेहतरीन बच्चे निकालिए। डीआरडीओ, इसरो और अन्य अन्य संस्थाओं में बच्चे, वो प्राइमरी के बच्चे जाके बेहतर करें, तब तो आपकी शिक्षा और प्राइमरी में आपका शिक्षक बनना सफल होगा। ठीक है, तो अगर आगे बढ़ते हैं, किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी है? अब देखिए, रुचियों का प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल रुचियों का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि रुचियां ही तो आपको आगे बढ़ाने का काम करती हैं। प्रश्न है नहीं पड़ता। मैंने कई बार बोला है कि जब भी किसी क्वेश्चन में नहीं दिखे आप उसको मार्क कर लीजिए, ऐसे गोला बना लीजिए, उसके बाद उत्तर ढूंढने की कोशिश कीजिए। कई बार क्या होता है, हमें नॉर्मल जो हमारे प्रश्न होते हैं वो नहीं वाले नहीं होते। हमारे सामाजिक जीवन में भी जो हमारे प्रश्न होते हैं वो ये होते हैं, ये हम किसी से नहीं पूछते कि भाई आपका हालचाल कैसा नहीं है। तो ये नहीं वाली टेंडेंसी हमारे माइंड की होती नहीं है। और सारा खेल साइकोलॉजी का है, हम लोग साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे सारा खेल मनोविज्ञान का है। तो हमारी नहीं वाली टेंडेंसी नहीं होती, इसके चक्कर में कई बार प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो क्या है, रुचियों का प्रभाव पड़ता है। आवश्यकताओं का, बिल्कुल, आपकी जो नीड है, अगर आपकी नीड ऐसी हैं जो उस अवस्था में आपके विकास के लिए आवश्यक हैं, तो वो नीडें पूरी की जानी चाहिए, उन नीडों की आवश्यकताएं हैं। उसके बाद है असुरक्षा। तो देखिए, असुरक्षा का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा कोई किशोर है ही नहीं जिसे असुरक्षा ना हो। इनसिक्योरिटीज इस फेस की एक खूबसूरती है, ये यहाँ की कोई बुराई नहीं है। किशोरावस्था में इनसिक्योरिटीज होती ही होती हैं और इसका प्रभाव नहीं पड़ता, इसका प्रभाव उसके सामाजिक विकास पर नहीं पड़ता। कोई भी उसे इनसिक्योरिटीज हो, उसके बावजूद वो सामाजिक होता है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा असुरक्षा। ठीक है, आपका यहां पे सही आंसर क्या हो जाएगा? असुरक्षा। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रफुल्लित करता है। यह कथन किसका है? तो उत्तर देने का कोशिश कीजिएगा कि यह कथन किसका है। किसने कहा कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताओं को प्रफुल्लित करने का काम करता है? क्या यह हार्लॉक ने कहा, या जेम्स ट्रेवर ने, मैकडोगल ने, या मुनरो ने? तो देखिए, मैंने फिर कहा था आपसे कि अगर आपको बाल विकास में मनोवैज्ञानिक लोगों के विचारों को समझना है तो मनोवैज्ञानिक को पहले अच्छे से पढ़िए। अगर आप स्किनर को पढ़ लिए, आप प्याजे को पढ़ लिए, पावलोव को पढ़ लिए, तो अगर आप उनकी थ्योरी समझ गए तो आप समझ सकते हैं कि किसने किसके बारे में काम किया है और किसने किसके बारे में कथन कहा है। तो आपको बहुत सारे कथन वाले क्वेश्चन आंसर रटने की जरूरत नहीं है, बस एक
प्रारंभिक समझ बनाने की जरूरत है, उसके बाद उन प्रश्नों के आप उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो भाई विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं, अब ये इस बात पर किसने काम किया है? हारलॉक साहब ने किया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हारलॉक हो जाएगा। ठीक है, हारलॉक आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे प्रश्न लगातार हम लोग लेके आते रहेंगे। अगर आपको इस कोर्स को परचेज करना है तो ये आपको नंबर दिया गया है, ठीक है, 9616827646। ठीक है, तो ये आपका नंबर है, मैं फिर से एक बार लिख देता हूं, 9616827646। ठीक है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आपकी जो भी जिज्ञासा है इस कोर्स से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। केवल 21 रुपए में आप पूरा बाल विकास पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको ऐसे ही यूट्यूब पे फ्री में क्वेश्चन आंसर होते रहेंगे, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बस अच्छे से पढ़ते रहना है। इस वीडियो को अच्छे से शेयर करना है, लाइक करना है, और अपने जितने भी लोग हैं जो भी बाल विकास की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अच्छे से शेयर करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।